Students, we were reading chapter 4 of history and our chapter name is Mughal Empire. Students, we have done 6 lecture of this chapter and today it is last video of this chapter. And our today's topic is the Mughal Empire in the 17th century and after. 17th century के दौरान उसके बाद मुगल एम्पायर की स्थिति. द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एफिशिएंसी मतलब कि प्रशासनिक रूप से और सैन्य बल के आधार पर भी जो मुगल एम्पायर जो था वो काफ़ी एफिशिएंट था, प्रतिभाशाली था. और इससे क्या हुआ, लेड टू ग्रेट इकोनॉमिक एंड कॉमर्शियल प्रोस्पेरिटी. क्योंकि प्रशासन अच्छा था और मिलिट्री भी अच्छी थी, तो जो मुगल एम्पायर में जो इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, यानी आर्थिक रूप से भी समृद्ध था और कॉमर्शियल यानी वाणिज्य यानी व्यापार अच्छा खासा चलता था. तो इन सब के आधार पर जो है प्रोस्पेरिटी काफ़ी थी. इंटरनेशनल ट्रेवलर्स डिस्क्राइब्ड इट एज द फेबल्ड लैंड ऑफ वेल्थ. जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स इंडिया में आते थे तो वो इसको क्या डिस्क्राइब करते थे कि ये मुगल एम्पायर के दौरान वो इस एम्पायर को बोलते थे फेवर्ड लैंड ऑफ वेल्थ, कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा धन यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया कि इंडिया में काफ़ी सारी धन दौलत है. बट दी सम विजिटर्स वर ऑल्सो एपेल्ड एट द स्टेट ऑफ पॉवर्टी. लेकिन इन्हीं विजिटर्स ने ये भी कहा है कि वहाँ पे जो पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी, मतलब गरीबी भी थी, दैट एग्जिस्टेड साइड बाई साइड विद द ग्रेटेस्ट ओपुलेंस. ओपुलेंस मतलब समृद्धि, जो कि मतलब कि संपत्ति, धन दौलत, यानी बहुत ज़्यादा अमीर लोग भी थे और साथ साथ में पुअर भी बहुत ज़्यादा थे, पॉवर्टी भी, गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी. द इनइक्वलिटी वर ग्लेयरिंग. जो असमानता थी वो बहुत ज़्यादा थी समाज में. डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां रेन इन्फॉर्म अस दैट द हाईएस्ट रैंकिंग मनसबदार वर ओनली 444. जो 20th फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ शाहजहां रेन, शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों के जो डॉक्यूमेंट मिलते हैं वो हमें इन्फॉर्म देते हैं कि जो हाईएस्ट रैंकिंग थी ना मनसबदार की, वो सिर्फ कितने थे, हाईएस्ट रैंकिंग वाले मनसबदारों की संख्या जो है 445 थी आउट ऑफ टोटल ऑफ 8000. और टोटल मनसबदार 8000 थे और उनमें से 445 मनसबदार ऐसे थे जिनकी जो है रैंकिंग हाई थी. दिस स्मॉल नंबर 5.6% of the total number of mansabdar received 61.5% of the total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their troopers. और ये जो बहुत ही कम संख्या, यानी 8000 की कंपैरिजन में 445 तो बहुत ही कम संख्या है. और ये जो कितनी परसेंट बनती है, 5.6%. टोटल मनसबदार की टोटल संख्या की 5.6% ही कितनी, उनको 61.5% ऑफ द टोटल एस्टिमेटेड रिवेन्यू, टोटल एस्टिमेटेड रिवेन्यू का 61.5% इन जो 5.6% लोगों को मिल पाता था. और इससे वो क्या चलाते थे और इसी में से वो अपने ट्रूपर्स, आगे जो उन्होंने सर्वेंट लगा रखे थे, सैनिक लगा रखे थे, उनको भी सैलरी देते थे. द मुगल एम्परर एंड द मनसबदार्स स्पेंट अ ग्रेट डील ऑफ देयर इनकम ऑन सैलरीज. जो मुगल एम्परर होते थे और जो मनसबदार होते थे वो काफ़ी खर्चा करते थे. अ ग्रेट डील का मतलब बहुत ज़्यादा, ऑफ देयर इनकम, अपनी सैलरी, अपनी जो आय होती थी वो उसका काफ़ी सारा हिस्सा खर्च कर देते थे सैलरी पर, मतलब कि जो आगे सर्वेंट लगा रखे थे उनको सैलरी देने में, एंड गुड्स और सामान पर खर्चा कर देते थे. दिस एक्सपेंडिचर बेनिफिटेड द आर्टिसंस एंड पिजेंट्री. और जो ये खर्चा करते थे इससे कुछ कारीगर और जो किसान लोग थे उनको फ़ायदा हुआ. हु सप्लाइड दैम विद गुड्स एंड प्रोड्यूस. जो उनको जो आर्टिसन तो क्या प्रोड्यूस करते थे, गुड्स, सामान
जो कारीगर हैं वो उनको कुछ सामान देते थे, और जो पीजेंट किसान लोग थे वो प्रोड्यूस देते थे, अपना उत्पादन देते थे। तो इससे है ना कुछ आर्टिसन और पीजेंट को तो फायदा हुआ, बट द स्केल ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन लेफ्ट वेरी लिटल फॉर इन्वेस्टमेंट इन द हैंड्स ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर। लेकिन प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो छोटे मोटे जमींदार होते हैं जो खेतों में काम करते हैं। तो लेकिन जो काफ़ी सारा रिवेन्यू कलेक्शन का काफ़ी सारा हिस्सा जो लेफ्ट वेरी लिटल, मतलब कि रिवेन्यू कलेक्शन का बहुत कम हिस्सा इन्वेस्टमेंट पर लगाया जाता था, और जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते थे उनके हाथ में बहुत ही कम जाता था। द पीजेंट्स एंड द आर्टिसन, यानी कुछ जो छोटे जमींदार होते थे, किसान लोग होते थे, और जो आर्टिसन कुछ कारीगर ऐसे होते थे जिनसे कोई सामान नहीं लेता था, तो उन पे जो है वो कुछ, मतलब कि जो, क्योंकि उनको आगे सैलरी देनी पड़ती थी, सामान खरीदना पड़ता था, उनके पास आमदनी कम बचती थी मनसबदार के पास, तो वो इन लोगों को कुछ नहीं दे पाते थे, और इससे जो है इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती थी। द पुअरेस्ट अमंगेस्ट दैम लिव्ड फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ का मतलब है उनमें से बहुत जो गरीब लोग थे वो उनको तो पेट भर कर खाना भी नहीं मिल पाता था, एंड दे कुड हार्डली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन एडिशनल रिसोर्सेज टूल्स एंड सप्लाईज। और वो बहुत ही मुश्किल से सोच पाते थे कि कहीं कुछ इन्वेस्टिंग के लिए, और जो दूसरे रिसोर्सेज जैसे कि टूल्स, कुछ हथियार, औजार वगैरह खरीदना और उनकी सप्लाई करना टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, जैसे कि खेतों में काम करने के लिए भी साधनों की ज़रूरत होती है, जैसे कल्टीवेटर, हैरो, मशीनें, अच्छी खाद, दवाइयाँ, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें टूल्स और जो अदर चीज़ें हैं सप्लाई की, वो नहीं खरीद पाते थे। द wealthier peasantry and artisanal groups, the merchants and bankers profited in this economic world। और जो धनी पीजेंट्री थे, जो अमीर किसान थे, यानी जो बड़े बड़े जिनके पास ज़्यादा मात्रा में ज़मीन थी, और जो आर्टिसनल ग्रुप और जो बड़े स्तर पर कारीगर थे, और मर्चेंट जो व्यापारी थे, और बैंकर्स थे, उनको काफ़ी सारा फ़ायदा हुआ। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो प्रॉपर्टी है उसका एक समान रूप से बंटवारा नहीं हो रहा था। जो भी कलेक्शन किया जाता था वो जो मनसबदार होते थे कुछ आर्टिसन और कुछ किसानों को ही दे पाते थे वो, और जो बाकी जो गरीब लोग हैं, जो छोटे मोटे कारीगर हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। द इकोनॉमिक वेल्थ एंड रिसोर्सेज commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group of people in the late 17th century। जो इनॉर्मस वेल्थ का मतलब है काफ़ी सारी धन संपत्ति और रिसोर्सेज साधन, कमांडेड बाय द मुगल इलाइट, जो मुगल इलाइट का मतलब है धनी वर्ग के लोगों के द्वारा जो कमांडेड की गई थी, उससे मेड दैम एन एक्सट्रीमली पावरफुल ग्रुप ऑफ पीपल। तो इन सब चीज़ों की वजह से 17th सेंचुरी के अंत में जो एक्सट्रीमली पावरफुल तो लोगों का है ना, बहुत ही अमीर वर्ग उभर कर आया। एज द अथॉरिटी ऑफ द मुगल एम्परर स्लोली डिक्लाइन। कहने का मतलब ये है कि जो मनसबदार जो अपने आगे जो सैलरी देते थे, यानी आगे जो वो अपना इन्वेस्टमेंट करते थे, यानी कुछ लोगों से सामान खरीदते थे, कुछ पीजेंट्स की वो हेल्प करते थे, सामान उनको देते थे, तो इस वजह से कुछ लोगों को बहुत नुकसान हो रहा था, और कुछ जो धनी वर्ग था, मर्चेंट थे, बैंकर थे, उन सबको फ़ायदा हो रहा था। तो ऐसे इस तरह के जो व्यक्ति थे, मर्चेंट, बैंकर, और जो वेल्दियर पीजेंट्री थे, उनका एक धनी वर्ग मतलब समाज में उभर कर सामने आया, और इससे क्या हुआ, जो मुगल अथॉरिटी थी वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई। एम्परर स्लोली डिक्लाइन, जो मुगल एम्पायर था वो बिल्कुल ख़त्म होता गया। हिज सर्वेंट्स इमर्ज्ड एज पावरफुल सेंटर ऑफ पावर, क्योंकि जो उनके सर्वेंट थे ना आगे, वो बहुत ही शक्तिशाली साबित हुए, उनके उनके काफ़ी सारे पावरफुल बन गए वो इन द रीजन क्षेत्रों में। दे कंस्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज, मतलब काफ़ी सारी ताकतें थी उनके पास, तो उन्होंने क्या किया, अलग से अपनी डायनेस्टी
बना ली एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविंस लाइक हैदराबाद एंड अवध। और जैसे हैदराबाद और अवध के जो इलाके हैं वहाँ पे अपनी नई नए नए जो प्रोविंस वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे अपना काम चालू कर दिया। ऑल्दो दे कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज द मुगल एम्पर इन दिल्ली एज देयर मास्टर। यद्यपि वो जो मुगल एम्पर थे दिल्ली में, उनको अपना मास्टर मानते थे कि भाई हमारा राजा तो यही है और उसके अधीन जो है, लेकिन स्वतंत्र रूप से वो कामकाज करने लगे। और इस तरह का एग्जाम्पल है हैदराबाद और अवध के जो राजा थे। बाय द 18th सेंचुरी एंड द प्रोविंसेस ऑफ एम्पायर हैड कंसोलिडेटेड बाय एट। और 18th सेंचुरी के अंत तक तो द प्रोविंसेस ऑफ द 18th सेंचुरी आते तक द प्रोविंस ऑफ एम्पायर, जो साम्राज्य के इलाके थे, प्रोविंस थे, हैड कंसोलिडेटेड देयर इंडिपेंडेंट, वो संगठित मतलब वो है ना बिल्कुल ही स्वतंत्र रूप से संगठित हो गए। पॉलिटिकल आइडेंटिटी, उन्होंने अपनी अलग से पहचान बना ली। वी विल रीड मोर अबाउट दैम इन चैप्टर 10। और बाकी जो इसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ेंगे कि किस तरह से जो कुछ प्रोविंस बिल्कुल ही स्वतंत्र हो गए थे मुगलों से। तो अब हमारा जो चैप्टर ये फिनिश हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।